महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक के पाठ्यक्रम में से गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक चिंतन का अध्ययन हम इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से करेंगे। श्री गोखले एक सुलझे हुए अर्थशास्त्री थे। जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में उन्होंने बजट भाषण में आर्थिक विषयों के विस्तृत पक्षों का उल्लेख किया। डॉक्टर वर्मा के शब्दों में गोखले इतिहास के जानकार तथा अर्थशास्त्र के आचार्य थे। दादा भाई नौरोजी की भांति उन्हें भी राजनीति के आर्थिक आधारों के अध्ययन में गहरी रुचि थी। श्री गोखले को भारत सरकार का गैर सरकारी वित्तीय सलाहकार कहा जाता था। श्री गोखले के आर्थिक चिंतन को, आर्थिक विचारों को हम निम्नांकित बिंदुओं की सहायता से भली भांति समझ सकेंगे। नंबर 1, भारत के भारी सैनिक और प्रशासनिक व्यय में कमी का आग्रह। गोपाल कृष्ण गोखले का मानना था कि भारत में गरीबी का मूल कारण भारी सैनिक और प्रशासनिक व्यय है। यूरोपियन अधिकारियों को ऊंचे ऊंचे वेतन से भारतीय जनता का कल्याण कुछ भी नहीं होता है। भारत का सैनिक व्यय अन्य सभी देशों से तुलनात्मक रूप से काफ़ी अधिक है। उन्होंने आरक्षित सेना की स्थापना करके सैनिक व्यय में कमी करने का सुझाव ब्रिटिश सरकार को दिया था। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत के प्राकृतिक सीमाओं से बाहर की जाने वाली सैनिक कार्यवाही के लिए राजस्व का प्रयोग कम से कम उस समय तक नहीं होना चाहिए जब तक कि उस व्यय के एक भाग का भार ब्रिटिश बजट अनुमानों पर भी ना डाल दिया जाए। इस प्रकार गोखले ने भारतीय गरीबी का मूल कारण अंग्रेजों के द्वारा किए गए भारी सैनिक और प्रशासनिक व्यय को बताया। दूसरा पॉइंट है भारत में रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का विरोध। यद्यपि रेलों के कारण संचार व्यवस्था में सुधार हुआ है, भारतीय जनमानस में एकता का भी संचार हुआ है। उत्तर के लोग दक्षिण में, दक्षिण के लोग पश्चिम में रेल के विस्तार के कारण ही आ जा सके और उन्हें लगा भी कि वो एक भारत में रहते हैं। अकालग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न पहुंचाने में रेलें उपयोगी साबित हो रही थी, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि रेलों का उपयोग भारतीय जनमानस के कल्याण के लिए नहीं अपितु आर्थिक शोषण करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। आयातित माल स्वदेशी उद्योगों को नष्ट कर रहा है, दस्तकारों तथा छोटे शिल्पकारों को लघु उद्योगों से हटाकर कृषि कार्यों में धकेल रहा है। इस प्रकार हम समझ सके कि रेलों का विस्तार होने से भारत को यहाँ कुछ लाभ प्राप्त हुआ है, लेकिन इस लाभ की बजाय गोखले के अनुसार हानि अधिक हुई है, क्योंकि रेलों के कारण ही ब्रिटिश माल को जगह जगह पर पहुंचाया जा सका और उस जगहों पर स्थापित लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों की कमर तोड़ दी गई। नेक्स्ट, मुक्त व्यापार की नीति के प्रति आशंकाएं और विरोध। गोपाल कृष्ण गोखले ने मुक्त व्यापार की नीति का विरोध करते हुए कहा कि इससे भारतीय उद्योग धंधों का नाश हो रहा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत के नवजात उद्योगों को संरक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए
और संरक्षण की नीति को भी पर्याप्त सतर्कता और सकारात्मकता के साथ अपनाए जाने की आवश्यकता बताई। वे स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण दोनों नीतियों के सकारात्मक पक्षों को समावेशित औद्योगिक नीति के पक्षधर थे। वे चाहते थे कि स्वतंत्र व्यापार के साथ साथ संरक्षण की नीति के सकारात्मक पक्षों को अपनाते हुए एक ऐसी औद्योगिक नीति अपनाई जानी चाहिए जिससे भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों का विकास हो सके और भारत के लोगों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रति चिंता और कृषि में सुधार पर बल। वे भारतीय कृषकों की ऋणग्रस्तता से अत्यधिक चिंतित थे। मजबूरी में कृषकों को अपनी अति आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए महाजनों से ऋण लेना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, जो कि उनके जीवन का आधार होती है। यह प्रक्रिया भारतीय कृषकों के लिए जानलेवा साबित हो रही है, क्योंकि उनका जो इनकम का साधन था उसी को ही गिरवी रख दिया। अब ऋण कैसे उतारेंगे, अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा कैसे करेंगे। तो इस प्रकार कृषकों की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। गोखले ने सहकारी साख समितियां स्थापित कर ग्रामीण और कृषकों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने की संस्थागत व्यवस्था करने का सुझाव दिया। ब्रिटिश सरकार के भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों को नष्ट करने के कार्यों की गोखले के द्वारा कड़ी आलोचना की गई। भारत के ग्राम्य विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक कार्य ग्रामीण क्षेत्र में लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देना गोखले ने बताया। उन्होंने कहा कि अगर हमें भारत का विकास करना है, क्योंकि भारत की ज़्यादातर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और कृषि अनिश्चितता में रहती है, इसलिए हम ग्रामीण ऋणग्रस्तता को दूर करने के लिए आवश्यक है कि कृषि के साथ साथ कुछ लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों का भी ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो, जिससे कि जमीन पर भार कुछ कम हो सके और किसान ऋणग्रस्तता से बच जाए। उन्होंने बताया कि सहकारी समितियों के माध्यम से किसान की छोटी मोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जहाँ खेती के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए ऋण उसे प्राप्त हो और जिसको वह समय से चुका भी सके। नेक्स्ट है जनता पर करों के भार को कम करने पर बल। ब्रिटिश भारत में करों की अधिकता से गोपाल कृष्ण गोखले अत्यधिक परेशान रहते थे। वे समय समय पर ब्रिटिश शासन की इसके लिए आलोचना भी करते रहते थे। उनका कहना था, सरकार द्वारा मनमाने तरीके से करों में वृद्धि के कारण उपभोग की वस्तुओं की कीमतें और परिणामतः जनता के कष्ट बढ़ रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे किसी भी माल पे टैक्स बढ़ता है उसकी कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ती है तो खरीदने वाले पर उसका भार बढ़ता है। तो इस प्रकार जनता के कष्टों में इजाफा होता है। उन्होंने कर व्यवस्था में सुधार के लिए अनेक सुझाव भी प्रस्तुत किए। उनमें से प्रमुख हैं अकाल के समय भू राजस्व की पूर्णतः माफ़ी, कि जब जब भी अकाल पड़े तो जो भू राजस्व है उसकी माफ़ी होनी चाहिए, क्योंकि टैक्स तभी दें जब उत्पादन हो। जब उत्पादन ही नहीं हुआ, अकाल आ गया, तो टैक्स कैसा। इसलिए उन्होंने जो सुझाव दिया कि अकाल के समय भू राजस्व की पूर्णतः माफ़ी होनी चाहिए। दूसरा, आयकर से उन्मुक्ति की सीमा में वृद्धि। नेक्स्ट है सूती वस्त्र पर उत्पादन शुल्क समाप्त करना। नेक्स्ट है
नमक कर में कमी और शने शने नमक कर की पूर्णतः समाप्ति। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास पर बल। गोपाल कृष्ण गोखले ने कृषि के साथ साथ भारत के औद्योगिक विकास पर बहुत अधिक बल दिया। उन्होंने देश के उद्योगपतियों से अपील की कि श्रमिकों की कार्यकुशलता में अभिवृद्धि करने के प्रयत्न किए जाएं। उपलब्ध संसाधनों का पूरा लाभ उठाया जाए। मध्यवर्गीय शिक्षित भारतीयों को उद्योगों में नियुक्तियां दी जाएं, जिससे एक और तो बेरोजगारी की समस्या दूर होगी और दूसरा भारतीयों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा, जिससे भारत में औद्योगिकीकरण की दिशा में विकास होगा। नेक्स्ट है वित्तीय विकेंद्रीकरण और अन्य सुधार। वे इस स्थिति को अनुचित मानते थे कि जन कल्याण का कार्यभार प्रांतों की सरकारों पर है, जबकि कर संग्रह केंद्र सरकार के पास जाता है। ऐसी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए कि प्रांतों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हो, जिससे कि वे जन कल्याणकारी कार्यों को प्रोत्साहन दे सकें। जब प्रांतों की सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजीगत संसाधन नहीं होंगे तो वो जन कल्याण कैसे कर पाएंगे। भारत के आर्थिक शोषण के समस्त ब्रिटिश कार्यों का वे विरोध करते रहते थे। अपने 1907 के बजट भाषण में स्वर्णमान कोष गोल्ड स्टैंडर्ड फंड स्थापित किए जाने का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। श्री गोपाल कृष्ण गोखले भारत सरकार के आय तथा व्यय के बीच संतुलित सामंजस्य स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया। न्यायसम्मत वितरण को वह अधिक तवज्जो देते थे। वे पूंजीवादी अर्थनीति को भारत जैसे अविकसित देश में लागू किए जाने से होने वाली हानियों से अच्छी तरह परिचित थे। उनका यह स्पष्ट मत था कि पूंजीवादी देशों की अर्थनीति को, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को ज्यों का त्यों भारत जैसे अविकसित या अल्प विकसित देश पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार श्री गोखले, जो कि भारत सरकार के गैर सरकारी वित्तीय सलाहकार थे, ऐसा उन्हें कहा जाता था, वे भी दादा भाई नौरोजी की तरह उदारवादी विचारधारा के थे। उनका मानना था कि शनै शनै ही व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, जबकि उनके विरोधी उन्हें आराम कुर्सी के राजनीतिज्ञ कहते थे। लेकिन गोखले अर्थशास्त्र के आचार्य थे। उन्हें आर्थिक विषयों की बहुत गहरी समझ थी और राजनीति के आर्थिक आधारों का अध्ययन उनका विशेष रुचि का विषय था। गोखले ने अंग्रेजी सरकार को समय समय पर यह चेताने का प्रयास भी किया कि भारतीय जनता के जन कल्याण पर अत्यधिक बल दिए जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।